नमस्कार, स्वागत है आपका आज के शो में। मैं हूं शालिनी वर्मा। शो में आज बात करेंगे बौद्धिक संपदा के बारे में। बौद्धिक संपदा का तात्पर्य है मानव बुद्धि की ऐसी रचनाएं जिनमें आविष्कार, साहित्यिक और कलात्मक कार्य शामिल हैं। इनसे जुड़े अधिकार कानून द्वारा ऐसी रचनाओं के अनधिकृत उपयोग से बचाते हैं। जिस प्रकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कला और संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति आवश्यक है, वैसे ही जरूरी है उनसे जुड़े बौद्धिक संपदा अधिकार और उनका संरक्षण। हर साल 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये मौका है ये समझने का कि किस तरह बौद्धिक संपदा अधिकारों के जरिए इनोवेशन और क्रिएटिविटी को प्रोत्साहन मिलता है। आज जहां एक ओर हम नित नई किस्म की समस्या से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रौद्योगिकी का विकास जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौती का सबसे सहज समाधान उभर कर आया है। बड़े पैमाने पर यह माना जाने लगा है कि एक मजबूत नेशनल इनोवेशन सिस्टम और प्रभावी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फ्रेमवर्क हमारे उज्जवल भविष्य के लिए प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और सेवाओं के विकास का समर्थन करता है। ऐसे में इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है। बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्या है मायने और कैसे ये एक सस्टेनेबल, लो कार्बन भविष्य की ओर हमें लेकर जा सकता है, आज के शो में इसी पर चर्चा। और मेरे साथ भाग ले रहे हैं प्रोफेसर टी.सी. जेम्स। आप प्रेसिडेंट हैं नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के, और आप विजिटिंग फेलो भी हैं रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज से। आपका बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर जेम्स। धन्यवाद। और मेरे साथ भाग ले रही हैं इस शो में डॉक्टर साधना श्रीवास्तव। आप साइंटिस्ट एफ हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूनिट, इनोवेशन एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च डिवीजन, ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर श्रीवास्तव। मैं सबसे पहले प्रोफेसर जेम्स चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूँगी। बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। पहले बात करते हैं कि ये जो दिन है जिसको हम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के नाम से जानते हैं, इसका क्या महत्व है, क्या औचित्य है? धन्यवाद। पिछले 2 दशकों से हम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे या विश्व बौद्धिक संपदा दिन मना रहे हैं। इसका शुरुआत हुई है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वाइपो के नाम से, या विश्व बौद्धिक संपदा संस्था, जो जिनीवा में है। करीब 2000 के आसपास हम उधर काफ़ी डिस्कशन चल रहे थे, मैं भी उसमें शामिल हुए थे, ताकि तब तक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में आ चुके हैं, जिन्होंने IPR के बौद्धिक संपदा के बारे में काफ़ी नए नए रेगुलेशंस ले आए थे। सो डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में एक ये हुआ है कि ये कुछ करना है, क्या है, और इसमें ज़्यादा जागरूक भी करने का, ये लोगों को इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान देने का, और इसका संरक्षण का क्या फ़ायदा हमें मिल सकता है, वो संरक्षण से वो कंट्रीज़ को क्या बेनिफिट मिलता है, तो दुनिया को क्या, ये सारी चीज़ें लोगों को समझ में ले आने के लिए सोचा कि एक दिन ऐसा डिवोट किया जाए कि जो इसी के बारे में डिस्कशन है। और फिर ये शुरू होने के बाद फिर ऐसे किया कि हर साल एक थीम चुनना शुरू किया है, जो उस वक्त वर्तमान स्थिति पे क्या हो रहा है, जो विश्व को क्या कंसर्न होता है, जिसमें बौद्धिक संपदा से काफ़ी जोड़े बुड़े हो, इस तरह का जो है। और इस साल का थीम है ग्रीन टेक्नोलॉजी, जो कि काफ़ी चर्चा चल रही है कि पर्यावरण पर चल रही है, जलवायु आवरण पर चल रही है। ये सब क्या है, इसमें क्या होता है, काफ़ी अभी पेरिस एग्रीमेंट हुआ था कुछ साल पहले, और उसमें से अब अमेरिका ने कहा कि हम विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है। पेरिस एग्रीमेंट में जो कुछ भी समझौता हो चुका है, वो सारे कंट्रीज़ जो है अपने यहाँ संभालना चाहिए, ताकि उनका कार्बन फुटप्रिंट जो है उसको नीचे ले आना है, ताकि ओजोन लेयर पर असर ना हो। ओजोन लेयर पर असर होने से क्या होता है कि हमारे सारे जीवन का जो है, जीवन का बिल्कुल अस्त व्यस्त होता है। सो वो सिर्फ एक नहीं कि सिर्फ प्लांट्स का भी सबका उसी में हो जाता है। सो ये एंगल से ये देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज जो है आजकल ज़्यादा असर में आता है। इस पर ज़्यादा जोर देने के लिए
इस साल यह थीम सेलेक्ट चुना गया है। ये मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके आप प्रेसिडेंट हैं, नीपो के पीछे भी क्या उद्देश्य रहा था लाने का? क्योंकि जब आपने अभी वाइपो की बात करी है, एक ऑर्गेनाइजेशन के होने से उस पर्टिकुलर जो मुद्दा है, जो पूरा जो सब्जेक्ट है, उसको एक पहल मिलती है, उसकी एक अप्रोच, एक फोकस उसके लिए तैयार होता है और फिर उस दिशा में ही लोग काम करना शुरू करते हैं। निपो का क्या ऑब्जेक्टिव रहा है? निपो का ऑब्जेक्टिव ये रहा कि निपो का भी जन्म इसके साथ ही जुड़े हुए हैं, WTO के साथ जो है। WTO के साथ सारे कंट्रीज को जो हुआ चाहे कि पहले भी इंडिया जो है पेरिस कन्वेंशन, बर्न कन्वेंशन में मेंबर थे, सो वाइपो में भी मेंबर थे, लेकिन WTO आने से उसको इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा असर होना शुरू किया, क्योंकि WTO में जो है एक है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो वाणिज्य के साथ जुड़े हुए बौद्धिक संपदा जो है उस पर ज़्यादा असर देना शुरू किया। और उसके साथ एक और चीज़ भी है, इसमें किसी दूसरे कंट्रीज़ को आक्षेप है या कंप्लेंट है, किसी कंट्री जो है अपनी ऑब्लिगेशन पूरा फुलफिल नहीं कर रहे बौद्धिक संपदा के बारे में, उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कंप्लेन कर सकता है। वो एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म उधर रखा है। अच्छा। इसमें असर बहुत हो सकता है, क्योंकि ये कि आपका अच्छे एक्सपोर्ट जो चल रहे हैं उसमें वो डिमांड कर सकते हैं कि इस पर हमें ज़्यादा ड्यूटी लगाने की वो कर दे। सो ये एंगल से देखे हुए हमने सोचा कि हमारे कंट्री में है, हमारे पास 1857 से पेटेंट्स एक्ट है ही है, फिर भी लोगों के उस स्तर पर इतना उसके बारे में, महत्वपूर्ण के बारे में इतना जानकारी नहीं है, और एकेडमिक्स के बीच में भी नहीं है। इतना कहो कि उस वक्त जो है 20वीं शताब्दी के लास्ट दशक की बात कर रहे हैं, उस वक्त जुडिशरी में भी इतना वो नहीं थे, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं थे। सो हमने सोचा कि इसमें काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, और अवेयरनेस क्रिएट हुई है। ये सबसे खास बात ये है कि लोग अब इस बात को समझने लगे हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसी भी एक प्रॉपर्टी होती है और उससे जुड़े अधिकार भी होते हैं जिनका संरक्षण ज़रूरी है। डॉक्टर श्रीवास्तव, आप जिस यूनिट को देखती हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूनिट है ICMR की, जो कि स्पेशली जिस डिवीजन का ये हिस्सा है वो इनोवेशन और ट्रांसलेशनल रिसर्च के बारे में बात करता है। पहले तो हमें ये बताइए कि जो इनोवेशन है उसको किस तरीके से IPR रिजीम ने सपोर्ट किया है, और फिर हम आगे की बात करें कि जो इस बार की थीम है वो भी चूंकि इनोवेशन के ऊपर ही ज़्यादा जोर डालती है। हाँ, जैसे कि आपने ये कहा है कि इनोवेशन और IPR का आपस में क्या तालमेल है, तो IPR एक तरह से हमारा एक इसी इनोवेशन पर आप अगर उस पर एक कानूनी अधिकार ही लेते हैं तो उसी को हम IPR कह देते हैं। होता इनोवेशन ही है, वो एक आविष्कार ही होता है, लेकिन जब अगर उस पर आप एक कानूनी अधिकार चाहे इंडिया में लें चाहे कहीं और देश में लें, तो उसको आप उसको इनोवेशन को आप एक IPR की फॉर्म में कहा जा सकता है। अच्छा, और इसमें इन्वेंशन और इनोवेशन, इसको अगर हम हिंदी में थोड़ा अलग अलग तरीके से समझें, इन्वेंशन को हम आविष्कार कहते थे, इनोवेशन क्या है? इनोवेशन और आविष्कार दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू आप मान सकते हैं, क्योंकि अगर हम इनोवेशन को आगे लेकर जाएंगे तो उसके साथ एक हम अपना उस इनोवेशन को एक उत्पाद में तब्दील कर सकते हैं, और जो कि उत्पाद अगर सस्ता है, उपयोगी है, तो हम उसको इनोवेशन कहेंगे। क्या इसमें ऐसा नहीं होता कि एक एग्जिस्टिंग कोई चीज़ थी उसमें सुधार करके उसे एक इनोवेटिव तरीके से प्रेजेंट करके वो इनोवेशन बन जाता है? क्या ऐसा भी ऐसा भी एक रूप है इन्वेंशन का, एक ऐसा भी रूप है जिसको कि एक एग्जिस्टिंग चीज़ है उसमें सुधार करके भी हम इनोवेशन कर सकते हैं। और हमारे जैसे कि मैं जिस संस्थान में काम करती हूँ और उसमें बहुत रिसर्च है, रिसर्च की प्राथमिकताएं अलग अलग हैं क्योंकि स्वास्थ्य से रिलेटेड है, तो उसमें बहुत सारी रिसर्च होती है, लेकिन रिसर्च को हम एक जनमानस के लिए कैसे उपयोगी बनाएं, उसके लिए हमें बहुत सारे एक पड़ाव पार करने पड़ते हैं। वो पड़ाव ही हम उसको आप ट्रांसलेशनल कह सकते हैं। क्योंकि अगर कोई आप उत्पाद मार्केट पे लाना चाहते हैं तो केवल आप प्रयोगशाला में कोई आपने इनोवेशन की, कोई इन्वेंशन की, तो उसको आप डायरेक्ट मार्केट में नहीं उतार सकते। उसके लिए हमें बहुत सारे एक माइलस्टोन्स को अचीव करना पड़ता है और बहुत सारे हर्डल्स भी होते हैं। अगर वो
अगर वो हेल्थ से रिलेटेड है, स्वास्थ्य से रिलेटेड है, क्योंकि जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी इनोवेशंस होगी अल्टीमेटली वो आपके शरीर कंज्यूमर है और वो शरीर के आपके शरीर पे डायरेक्ट उस पर असर करेगी। तो उसके लिए जो हमारे जो पड़ाव होते हैं वो ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं एज कम्पेयर टू द अदर इनोवेशंस। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही आपने, इस बारे में भी चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल प्रोग्राम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। साल 2020 का विश्व बौद्धिक संपदा दिवस इनोवेशन और उससे जुड़े अधिकारों को मध्य में रखकर एक कार्बन फ्री भविष्य की परिकल्पना करता है। दुनिया भर में पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कार्य करने की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विशेषज्ञ, जनता और सरकारें सजग हो गई हैं। ऐसे में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे का जो थीम है वो कितना सार्थक हो पाएगा और उसके लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है, आज प्रोग्राम में इसी पर चर्चा हो रही है। प्रोग्राम में ब्रेक से पहले डॉक्टर श्रीवास्तव आप हमें बता रही थी कि जो ट्रांसलेशनल रिसर्च होती है, जो किसी भी इनोवेशन से जुड़ी होती है, उसमें कई पड़ावों को क्रॉस करके वो जो एक इनोवेशन है उसको एक उत्पाद के रूप में ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुंचाया जाता है। उसके पड़ावों के बारे में ज़रा क्विकली हमें बता दीजिए कि क्या चरण होते हैं जो क्रॉस जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बेसिक रिसर्च होती है जिसमें आपको ये लगता है कि ये उपयोगी हो सकती है उत्पाद बनाने के लिए, और उस उत्पाद बनाने के लिए अगर हमें बहुत सारे पड़ावों की बात करनी है, तो जैसे हमने कुछ उत्पाद हम मार्केट में लाना चाहते हैं तो उसको हम हर एक लेवल पे टेस्ट करते हैं। जैसे कि उसको हम कह सकते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल फर्स्ट, क्लिनिकल ट्रायल सेकेंड, क्लिनिकल ट्रायल थर्ड, और उससे पहले एक प्री क्लिनिकल ट्रायल भी होता है। वो अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे कि हम उसकी टॉक्सिसिटी, स्टेबिलिटी, एनिमल टेस्टिंग करते हैं, उसकी डोज कितनी है। उसके बाद सेट करने के बाद हम हेल्दी वॉलंटियर्स पे देखते हैं, अनहेल्दी, और अलग अलग वॉलंटियर्स पे चेक करने के बाद ये हमें पता चलता है कि यस, अब ये आपका जो प्रोडक्ट है वो अब फुल प्रूफ है, अब हम इसको मार्केट में उतार सकते हैं। इसके जो लिए हमको एक DCGI जैसे ड्रग कंट्रोलर जनरल अथॉरिटी से एक अप्रूवल लेना पड़ता है। जब उसका अप्रूवल हमें मिल जाता है तब देन वी विल गेट द लाइसेंस टू मेक अ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ द कंपनी के साथ मिलके, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ मिलके, और ये सारे पड़ावों को पार करके फिर उसको लेकर आते हैं। तो जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी फॉर अ ग्रीन फ्यूचर या इसकी तरफ बढ़ने के लिए, तो इसमें वो जो ग्रीन सॉल्यूशंस हैं, क्या उनके लिए भी लगभग ऐसे ही पड़ाव होते हैं जिनको कि क्रॉस करना पड़ता है? ऑफ कोर्स वो आप एक डायरेक्ट कंजम्पशन की चीज़ नहीं है, हम उसे खा नहीं रहे हैं, बट अगर वो टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसका इस्तेमाल होना है तो उसके लिए भी क्या ऐसे ही पड़ाव होते हैं? उसके लिए भी ऐसे ही पड़ाव होते हैं, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल के पड़ाव उसमें थोड़े से हेल्थ प्रोडक्ट्स में ज़्यादा होते हैं, और एग्रीकल्चर और उसके लिए भी अलग अलग आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं, वो पड़ाव पार करने ही पड़ते हैं। अगर क्योंकि जब तक लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा, जब तक कि वो टेक्नोलॉजी फुल्ली प्रूफ और टेस्टेड नहीं हो मार्केट में आने के लिए। और इसके अलग अलग वेराइटीज़ भी होते हैं, जैसे पेटेंट्स होते हैं, कॉपीराइट होता है, ये इसके अलग अलग तरीकों से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को जैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। ये दो तरह से, हम अगर कोई ट्रांसलेशन की बात करते हैं, पहला पड़ाव जो होता है जिससे कि हम अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंट और एक तरह से हम समझ सकते हैं कि ये हमारा एक शस्त्र है, हम उसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। कि अगर हमारा कोई
इस पे हमारे इनोवेशन पे किसी ने हमने उस पर अपना पेटेंट ले लिया है तो ये उसका हमारा उस पर अधिकार हो जाएगा। अगर कोई हमारा चीज़ दूसरा उसको कॉपी करेगा तो ये हम उसे यूज़ एज ए आर्सनल। तो ये अलग चीज़ हो गई कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और जो दूसरे पड़ावों की बात मैं ट्रांसलेशन की बात कर रही है वो होते हैं रेगुलेटरी, कि हाउ टू रेगुलेट। एक आपका क्लोज वॉच होगी गवर्नमेंट की कि जो भी आप मार्केट में प्रोडक्ट ला रहे हैं उसके लिए आपको एक रेगुलेटरी एजेंसी आपको हमेशा एक निगाह रखे हुए है कि आप ठीक रास्ते पे और सही सारे रेगुलेशंस कंप्लीट कर रहे हैं। अब एक जो सबसे ज़रूरी बात इसमें आती है प्रोफेसर जेम्स, वो ये समझने की कि हमारे कंट्री में जो आईपीआर रिजीम है, जो सिस्टम है, वो कितना मजबूत है। क्योंकि सारा जो फोकस है जो मैं इस बार की भी थीम में देख रही हूँ वो इसी चीज़ पर है कि नेशनल इनोवेशन सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आईपीआर जो है इनोवेशन के साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं। इनोवेशन और क्रिएटिविटी दो चीज़ है। आईपीआर का जो बेसिक पर्पस, जो उद्देश्य यही है कि इनको बढ़ावा देने का है। कैसे? क्योंकि रिसर्च जो जैसे अभी डॉक्टर श्रीवास्तव जी ने भी कहा है, इसमें अनुसंधान में काफ़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। ये इन्वेस्टमेंट जब तक पब्लिक फंड से या गवर्नमेंट से आते हैं कोई चक्कर नहीं होते, लोग इतना परवाह नहीं करते। लेकिन नए इकोनॉमी में जो है कि वो प्राइवेट सोर्स से आना है। जब प्राइवेट सोर्स से आते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए एक ही पर्पस हुआ आता है, क्या प्रॉफिट उनको मिल सकता है। अब वो काफ़ी मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद वो कोई दूसरे ने कॉपी किया, दूसरे ने वैसे उसका नकल किया या प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, फिर उसको तो वो इन्वेस्टमेंट पूरा वेस्ट हो जाता है। इसी वजह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या करते हैं, जो चीज़ आप बनाते हो, आप नया ले आते हो, नया आविष्कार कर कर, नया उसमें जो भी नवोन्मेषण है वो भी कर कर ले आते हो मार्केट में, ये आपके पास ही रहेगा एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में। इतने है कि जैसे कि पेटेंट है 20 साल के लिए आपके पास है, इतने में आपका जो भी आपने इन्वेस्ट किया वो आप अगर वो लोगों ने स्वीकार किया तो वो प्रोडक्ट काफ़ी चलेगा, आपका अपना प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरह क्रिएटिविटी के बारे में देखें तो फिल्म हो या आपके लिखने का हो, कॉपीराइट मटेरियल हो, किताबें हो, ये भी आपके अधिकार में रहेगा। कोई ऐसे कॉपी नहीं कर सकता है, कॉपी के पायरेट नहीं कर सकते, आपको उसमें से प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। ये है, इट इज़ अ मार्केटिंग टूल टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसका जो क्रमबद्ध तरीके से इसमें जो प्रोग्रेस हुई है, जो मजबूती आई है सिस्टम में, उसको आप कैसे देखते हैं? अगर थोड़ा पीछे जाते हैं तो उस समय के आईपीआर सिस्टम और आज में कितना डिफरेंस आया है? ये बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है। जब इंडिया ने 1994 में WTO में ज्वाइन किया था, हमारे आईपीआर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। उसके बाद जो भी आईपी ऑफिसर्स जो है उसको काफ़ी मजबूत करने की काफ़ी मेहनत हमने किया। पहले थे कि आईपी ऑफिस जो 5-4 मेट्रो सिटीज़ में प्लस अहमदाबाद में है, वो सब अच्छे से बिल्डिंग्स बना दिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया और उसके कंप्यूटराइजेशन, टोटल कंप्यूटराइजेशन में गया। उसके बाद पिछले 5 साल में हमने एक और भी किया कि सारे आईपी एक ही अम्ब्रेला के नीचे आया। अब आपके पास पहले हुआ करता था पेटेंट एक जगह, ट्रेडमार्क एक जगह, और कॉपीराइट मिनिस्ट्री ऑफ HRD के पास हुआ करता था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो है एक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के पास हुआ करता था। ये सबको एक साथ जोड़कर एक ही जगह ले आया। अब सारे फैसिलिटीज़ जो है आपको एक ही ऑफिस में मिलेगा। एक ये किया। दूसरा, टोटल कंप्यूटराइजेशन कर रखा है कि सारे एप्लीकेशन जो है पेटेंट का हो, ट्रेडमार्क का हो, कॉपीराइट को आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, दुनिया में एक ही ऑफिस है जो इंडिया की ऑफिस है जिसमें 24/7 आपका एप्लीकेशन आप दे सकते हैं। बाकी किसी भी ऑफिस में नहीं है। बाकी सब जगह ऑफिस टाइम में आपको ऑनलाइन आप दे सकते हैं, यहाँ आपका ऑनलाइन हमेशा चल करता है। और तीसरा जो था कि उनका ह्यूमन रिसोर्स पर काफ़ी ये किया। पहले काफ़ी बहुत कम लोग हुआ करते थे, अब क्वालिफाइड लोगों को सब जगह रिक्रूट किया, उनका नंबर बढ़ गया। और जो कि आप देखिए ट्रेडमार्क का आपके पास पेंडेंसी सिर्फ 1 महीने का है, डिज़ाइन वो भी 1 ही महीने का है, आप अप्लाई कर लो। कॉपीराइट में तो आपका एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही अप्लाई कर लो, रजिस्टर हो जाए। पेटेंट में अभी भी सुधार चल रही है, लेकिन काफ़ी हो गया। अभी पिछले साल की जो रिकॉर्ड है 14,000 के आसपास हमने पेटेंट ग्रांट किया, जिसका रिकॉर्ड। एंड जो ये सिर्फ पिछले साल में अब
जो कि एप्लीकेशंस भी बढ़ते रहते हैं। अब लास्ट ईयर की 100 मैंने देख रहा था, इंडिया का पोजीशन जो है नंबर ऑफ एप्लीकेशंस फॉर पेटेंट जो है दुनिया में 7वें नंबर है इंडिया। 50,000 से ऊपर एप्लीकेशंस आ चुके हैं। और इतने एप्लीकेशन आने के बाद जो कि एग्जामिनेशन काफ़ी हुआ करते थे। एक ग्रांट जो है, सारे एप्लीकेशंस ग्रांट नहीं हो सकते क्योंकि वो एग्जामिन कर देते हैं, उसके जो पेटेंट के जो लॉ के हिसाब से वो चेक करते हैं। अगर वो कामयाब है तो तभी उनको ग्रांट दिया जाता है। ये नहीं कि काफ़ी अच्छा। एफिशिएंसी के बारे में देखें तो मुझे ये कोई निसंशय में ये कह सकता है कि इंडिया के पेटेंट एग्जामिनर जो है द टॉप लेवल में आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये इस बात की ओर इशारा भी करता है कि हमारे यहाँ पे जो इनोवेशन को पुश दिया गया है वो वाकई में काम भी कर रहा है धरातल पे, और लोग वाकई उस टैलेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस पद्धति के प्रति जो जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई है वो भी हुई है, तभी इतने पेटेंट्स की रिक्वेस्ट भी आ रही है। लेकिन और जागरूकता जनाने की जरूरत है। क्योंकि हमने कहा ये तो 2 दशकों की काफ़ी मेहनत के बाद ये हुआ है। अभी भी छोटे कंपनियों में ये है कि उन्होंने भी काफ़ी इनोवेशन करते हैं। अब नए आप उनके पास बेसिक इन्वेंशन दिखाई जाता है, लेकिन उस पर छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट कर वो मार्केट में ले आते हैं। इन लोगों के लिए भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लोगों में वो नहीं हुआ है। ये मतलब ये बहुत ही एक पढ़ा लिखा सेगमेंट है, उसके अंदर इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है डॉक्टर श्रीवास्तव? हाँ, यही मैं आपके डॉक्टर जेम्स की बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि जैसे ये पेटेंट है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, ये मेट्रोज बड़े शहरों में लोगों को इसके बारे में अभी काफ़ी पता चल गया है। लेकिन अभी छोटे शहरों में वो जानते भी नहीं है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता क्या है, जबकि उनके पास इनोवेशंस बहुत हैं। लेकिन वो इनोवेशंस को किस तरह से एक अपने अधिकार के रूप में तब्दील करें, उसके लिए अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरत है। और वो अवेयरनेस केवल जैसे हमने वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे निकाला है, लोगों को बताएं। छोटे छोटे पेटेंट एक रिसर्च से रिलेटेड है, लेकिन आईपीआर पूरा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जिसमें पूरी क्रिएटिविटी की बात होती है। वो क्रिएटिविटी एक निचले तबके में बहुत होती है, आर्टिजन्स में बहुत होती है, कलाकारों में बहुत होती है, और वो लोगों को ये पता नहीं है कि उन कलाकारों को ये अपनी कला से वो कितना अर्न कर सकते हैं। जी, आई थिंक आपने ये जो बात कही है, इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद में। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले एक दशक में नासा के आंकड़ों से पता चलता है कि पृथ्वी ने 2010 के बाद से अब तक दर्ज किए गए 5 सबसे गर्म वर्षों का अनुभव किया है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव दुनिया भर में महसूस किया जा रहा है। अक्सर हम तूफान, बाढ़, सूखा, जंगल की आग और उनके कारण होने वाले तबाही के बारे में सुनते हैं। ऐसी घटनाएं जो पहले से ही जलवायु परिवर्तन से संबंधित हैं और जो लगातार बढ़ती जा रही हैं। भविष्य में किस किस्म के इनोवेशन की ज़रूरत होगी, आइए इसी पर बात करते हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव, जो इस बार का थीम है, जो कि एक ग्रीन फ्यूचर के बारे में बात करता है, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को बनाने के बारे में बात करता है जो कि एक ग्रीन फ्यूचर हमें दे सकें, इनसे रिलेटेड ऐसे कौन से पेटेंट्स हैं जो आप हमें जिनकी ओर ले जा सकती हैं, और ऐसे क्या इनोवेशन है जो किए जाने होंगे या किए जाने चाहिए? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल आपने पूछा है, क्योंकि अब की वाइपो का जो थीम है वो ग्रीन टेक्नोलॉजी पर है, और वो इस थीम को इसकी आवश्यकता इसलिए अनुभव हुई है क्योंकि इस एरिया में अभी हम पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। वाइपो की रिपोर्ट 2015 के हिसाब से भी उसने एक रिपोर्ट और उसका आकलन किया है कि
कि इस एरिया में ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है और जलवायु परिवर्तन हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक चुनौती बनकर उभर कर आ रहा है, ना कि हमारे देश में, पूरे विश्व में एक चुनौती है। और उसके लिए इनोवेशन एक बहुत ही मेजर रोल प्ले कर सकता है। लेकिन उसके बाद भी हम अभी इतने अच्छे सॉल्यूशंस नहीं प्रोवाइड कर पाए हैं, जबकि इनोवेशन पे हम इस बारे में सोच रहे हैं। और ये रिपोर्ट यही बताती है कि इसके लिए क्या क्या हमारे चुनौतियां हैं। इसको उस रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्री, ये दो कंट्रीज़ में जैसे कि टेक्नोलॉजीज़ का जो बहुत ज़्यादा उभर के आई है वो डेवलप कंट्री में आई है। और डेवलपिंग कंट्रीज़ में एक इसका सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि उन्हें भी वो टेक्नोलॉजीज़ एक्सेस करने का एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए, जिससे कि वो अपने देश की समस्याएं और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का जो एक मेजर चैलेंज है वो देखा जा सके। और करंट में, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन टेक्नोलॉजीज बड़ी ल्यूक्रेटिव टेक्नोलॉजी, वेरी अट्रैक्टिव टेक्नोलॉजी, और पब्लिक जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं वो चाहते हैं कि इसमें पैसा लगाएं, क्योंकि उसके बाद उनके पास उसका रिटर्न बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि इसका एक मार्केट है। तो अब जो करंट ट्रेंड पेटेंट फाइलिंग का है वो उसमें जैसे कंपनी समझती है कि इस पर नई टेक्नोलॉजीज हम लाएंगे तो नए प्रोडक्ट्स भी आएंगे, तो पेटेंट फाइलिंग का ट्रेंड एकदम से बहुत बढ़ गया है, और वो भी डेवलप्ड कंट्री के द्वारा। तो ये तकरीबन 24% बढ़ा है, और एज़ कम्पेयर टू द अदर सेक्टर्स। तो ये बहुत ही अच्छी एक बात है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो रिक्वायरमेंट है और डेवलप कंट्री की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है। हमारे को वो टेक्नोलॉजीज़ मार्केट में लानी चाहिए जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और हमारी लोकल नेसेसिटीज़ को पूरी कर सकें। तो उस संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो एक सोलर टेक्नोलॉजी, जिस सोलर पावर ग्रिड और आपका थर्मल टेक्नोलॉजी, विंड टेक्नोलॉजी, उससे रिलेटेड बहुत सारी पेटेंट फाइल हो रहे हैं लेकिन जो हुए हैं। लेकिन अच्छा। एक डिफरेंस ये है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ पर सनलाइट अवेलेबिलिटी इज़ लेस कंपेयर टू दी अवर कंट्री। ठीक है, तो वो टेक्नोलॉजी आप पेटेंट फाइल करने के लिए बाद उत्पादों में नहीं बदल पा रहे, क्योंकि वहाँ पर उसका मार्केट नहीं है। उसको हमें केवल अपने लोकल नीड्स के हिसाब से ये सोलर टेक्नोलॉजीज को यहाँ पर बनाना चाहिए, यहाँ फाइल करना चाहिए। और वो ट्रेंड अब देखा गया है कि इसमें एशियन कंट्रीज की पेटेंट फाइलिंग बहुत बढ़ रही है। ये प्रोफेसर जेम्स, मैं आपसे जानना चाहूँगी, इसमें किस किस्म के रोड ब्लॉक्स हैं जो इसका सामना करना पड़ सकता है? क्योंकि अगर हम एक ग्रीन फ्यूचर की बात करते हैं, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये सिर्फ 1 साल या 2 साल की बात नहीं है। इसके लिए लगातार प्रयास जारी रखने होंगे जो किए जा चुके हैं और आगे और बढ़ने हैं। ऐसे में कैसे देखते हैं आप, किस दिशा में ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है? इसमें देखें तो 2-3 दिशा में इसकी काम की ज़रूरत है। एक तो है कि जैसे डॉक्टर श्रीवास्तव ने कहा है कि हमें ज़्यादा और देना चाहिए कि जो रिन्यूएबल एनर्जी जो कहते हैं, जैसे सोलर एनर्जी हो, जो बायोफ्यूल हो, इस और पर ज़्यादा अटेंशन देना है कि ताकि उस तरह का इन्वेंशंस और इनोवेशंस ज़्यादा मार्केट पर आ जाए। दूसरा जिसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का जो है, अभी जो है बौद्धिक अधिकार किसी को मिल जाते हैं, और बौद्धिक अधिकार मिलने का एक उद्देश्य भी है कि वो दुनिया की अच्छाई के लिए, बढ़ाई के लिए इस्तेमाल करे। अगर आप देखें तो ट्रिप्स के आर्टिकल्स 7 और 8 में ये बड़े क्लियरली लिखा हुआ है कि ये दुनिया के लिए है, ये पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए आपको ये अधिकार दिया जाता है। सो उस एंगल से देखें तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है उस पर आर्टिकल 64 ऑफ द ट्रिप्स एग्रीमेंट टॉक्स अबाउट ये कि ये टेक्नोलॉजी जो है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को जाने की कोशिश के। लेकिन अभी तो ये ग्रीन टेक्नोलॉजी के आसपास में देखें तो सारी इस कंट्री को ज़रूरत होती है। ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, अभी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा हो रही है, लेकिन अभी एशियन कंट्रीज में भी होना शुरू किया है। सो ये टेक्नोलॉजी किस तरह इसका ट्रांसफ़र जो है इसी बना सकते हैं, एक ये है। और तीसरा एक मुद्दा मुझे एनर्जी के बारे में कहना है, जैसे अभी डॉक्टर श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छा कहा है कि ये कुछ चीज़ जैसे सोलर एनर्जी है, ये अफ्रीका और एशिया कंट्रीज़ में ज़्यादा सोलर एनर्जी है जो नॉर्थर्न कंट्रीज़ में कम है जी। क्यों ना हम सोचे कि एक वर्ल्ड ग्रिड बन जाए, एनर्जी का एक वर्ल्ड ग्रिड बन जाए, जिनके पास जिस तरह ज़्यादा होते हैं, जिसमें बारिश हो ज़्यादा
वहाँ से वो बारिश के इस्तेमाल करते हुए जो एनर्जी क्रिएट किया जाएगा वो जाएगा। जो विंड एनर्जी जो है वो भी जिस एरिया में ज़्यादा विंड चलती है वो जाएगा। और जिसके पास सोलर एनर्जी, जैसे इतने हमारे पास डेजर्ट्स वगैरह है, थार डेजर्ट हमारे पास भी है, सहारा डेजर्ट है, अरेबियन, ये सब जगह से ये हो सकते हैं। इस तरह हम जो है टोटली जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में जा सकते हैं। इसमें भौतिक संपदा को किस तरह इस्तेमाल किया जाए और इस तरफ शायद विचार शादी करने की करें, जरूरत इस तरह का है। सोचने की जरूरत है। ये ग्रीन इस साल के विश्व इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दिन पर हमें ये सोचना चाहिए। आई थिंक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपने कही हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए। एक विकासशील देश के रूप में भारत ने भी एक ऐसे आईपीआर ढांचे की कल्पना की है जहां रचनात्मकता और नवाचार यानी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को प्रोत्साहन मिल सके। देखना यह है कि आने वाले समय में ज़रूरी बदलावों को सुनिश्चित कर हम इस सिस्टम को और कितना मजबूत कर पाते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। नमस्कार।